हेलो दोस्तों, तो आप सभी का स्वागत है फिर से अपने चैनल सुजय पाठक में जी में। और आज हम लोग सेट नंबर 26 चलने वाले हैं। ठीक है, और किस चीज़ का? तो समान विज्ञान का हम लोग चला है, जनरल साइंस का है, जो आरआरबी एएलपी एनटीपीसी टेक्नीशियन गेट 3 और ग्रुप डी के लिए है। ठीक है, तो इसे देखिए और आपको कैसा लगा ये ज़रूर बताइएगा कमेंट में। अगर अच्छा लगा तो लाइक सब्सक्राइब दूसरों को शेयर भी कीजिएगा। ठीक है, हम लोग 30 से 30 प्रश्न का पर डे एक सेट चला रहे हैं। और 30 में से आप लोग को कंपर भी 20 से 25 क्वेश्चन बनना चाहिए। ठीक है, आप पहले ही बना के लीजिएगा, उसके बाद फिर आगे आंसर सुनिएगा। तो चलिए बिना देरी के हम लोग अपने अपने प्रश्नों की ओर चलते हैं। ठीक है, और पहले प्रश्न से हम लोग स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न क्या कह रहा है? पहला प्रश्न कह रहा है कि बल बराबर रिक्त स्थान, मतलब बल बराबर क्या होता है ये बताना है। ठीक है, क्या? तो बल बराबर बताना है आपको कि क्या होता है। ठीक है, तो चलिए हम लोग बस देखते हैं। तो बल का फॉर्मूला आप लोग को पता होगा कि बल बराबर क्या होता है। तो आप लोग जानते हैं कि क्या होता है, एफ बराबर एम में। तो एफ क्या होता है? बल। एम क्या होता है? द्रव्यमान। और ये क्या होता है? त्वरण। तो क्या होता है? द्रव्यमान गुणित त्वरण। तो द्रव्यमान गुणित त्वरण कहाँ है? तो द्रव्यमान गुना त्वरण क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा? द्रव्यमान गुने त्वरण इसका सही हो जाएगा। ठीक है, द्रव्यमान गुने त्वरण क्या हो जाएगा? इसका सही हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। तो अगला प्रश्न क्या कर रहा है कि प्रतिबल का प्रभाव निम्नलिखित में से किस पर निर्भर करता है? प्रतिबल का प्रभाव निम्नलिखित में से किस पर निर्भर करता है, ये आप लोग को बताना है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए कर रहा है भार, बी कर रहा है आयतन, सी कर रहा है द्रव्यमान और डी कर रहा है क्षेत्रफल। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो आप लोग को पता होना चाहिए कि प्रतिबल बराबर क्या होता है। तो यहाँ देखिए हम लोग जानते हैं कि प्रतिबल बराबर प्रतिबल बराबर क्या होता है? तो प्रतिबल बराबर होता है एफ बटा, एफ मतलब बल। ठीक है, बल बटा अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, मतलब क्षेत्रफल हो जाएगा। ठीक है, तो प्रतिबल बराबर क्या होता है? तो बल बटे अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल। लेकिन क्वेश्चन क्या कह रहा है कि प्रतिबल का प्रभाव प्रभाव निम्नलिखित में से किस पर निर्भर करता है? तो या तो बल पे करेगा या तो क्षेत्रफल पर करेगा। तो इसमें बल तो दिया नहीं है, तो क्षेत्रफल क्या होगा? आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी का हो जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा? बल अगर दिया नहीं है, इसमें क्या है? क्षेत्रफल दिया हुआ है, इसलिए किस पर निर्भर करता है? तो क्षेत्रफल पर निर्भर करता है। ठीक है, चलिए अगले पास क्यों चलते हैं। तो अगला पास क्या करा है कि मुक्त रूप से गति करने में सक्षम 10 केजी द्रव्यमान की एक वस्तु पर जब 10 न्यूटन का बल लगाया जाए तो निम्न में से कौन सा कथन लागू होगा? ठीक है, तो इसको चलिए बनाते हैं हम लोग। तो बनाने के लिए सबसे पहले देखते हैं कि बल कितना लग रहा है। 10 न्यूटन का बल लग रहा है। ठीक है, थोड़ा सा जगह बना लेते हैं बनाने के लिए। तो क्या कर रहा है कि जो बल कितना लग रहा है, तो ए बराबर क्या हो जाएगा? 10 न्यूटन। ठीक है, क्या हो रहा है? 10 न्यूटन। ए बराबर कितना हो जाएगा? 10 न्यूटन का लग रहा है। ठीक है, द्रव्यमान भी मेरा दिया हुआ है, मतलब एम दिया हुआ है। ठीक है, एम बराबर कितना दिया हुआ है? 10 केजी। ठीक है, तो हम लोग को निकालना क्या है? तकनीक कौन सा कथन सही है? तो सब में क्या दिया है? त्वरण दिया हुआ था। त्वरण हमको निकालना है। जैसे ए बराबर का फॉर्मूला एम में। ठीक है, तो एफ का मान कितना दिया हुआ है? 10 बराबर एम का मान कितना दिया हुआ है? 10 गुना में ए। अगर ए हमको निकालना तो क्या हो जाएगा? ए बराबर 10/10। तो 10 से 10 क्या हो जाएगा? खत्म हो जाएगा। कितना बचा? 1। क्या हो जाएगा? त्वरण निकल जाएगा। तो 1 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, क्या हो जाएगा? 1 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। क्या होता है? त्वरण को मीटर पर सेकेंड स्क्वायर में जाना जाता है। ठीक है, त्वरण 100 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। जिसमें आपको खोजना है कि कौन सा इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा 1 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर के त्वरण की गति करेगा। मतलब ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा। 1 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर के त्वरण से ये गति करेगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। तो अगला प्रश्न क्या करा है? अगला प्रश्न करा कि यदि एक वस्तु दोनों सिरों से पकड़कर खींचा जाता है तो उस पर लागू बल को कहा जाता है। यदि एक वस्तु दोनों सिरों से पकड़कर खींचा जाता है तो उस पर लागू बल को कहा जाता है। तो उस पर लागू बल को क्या कहा जाता है? आवेग, घर्षण, संवेग या खिंचाव? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा खिंचाव बल। क्या हो जाएगा? खिंचाव बल। जब दोनों तरफ से खींचा जाता है तो उसको कुछ कहते हैं? खिंचाव बल कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं? खिंचाव बल कहते हैं। चलिए आगे चलते हैं। अगला प्रश्न क्या करा है? अगला प्रश्न करा कि एक स्थिर बल 2 सेकेंड की अवधि के लिए 5 केजी द्रव्यमान की वस्तु पर कार्य करता है। यह वस्तु के वेग को 4 मीटर प्रति सेकेंड से 7 मीटर प्रति सेकेंड तक बढ़ा देता है। प्रयुक्त बल की मात्रा ज्ञात करें। ठीक है, हमको बल की मात्रा ज्ञात करना है। क्या करना है? बल की मात्रा ज्ञात करना है। ठीक है, तो चलिए हम लोग देखते हैं। तो सबसे पहले क्या है कि इसमें क्या क्या दिया वो लिख लेते हैं। ठीक है, तो पहले दिया हुआ है क्या? समय दिया हुआ है। समय कितना दिया हुआ है? टी बराबर 2 सेकंड। ठीक है, फिर क्या दिया? द्रव्यमान है, बराबर 5 केजी। ठीक है,
उसके बाद क्या दिया हुआ है, इसमें वस्तु के वेग को 4 मीटर प्रति सेकंड, मतलब क्या कह रहा है कि प्रारंभिक वेग दिया हुआ है, ठीक है। तो प्रारंभिक वेग को क्या किससे लिखता है, यू पर लिखते हैं, ठीक है। तो प्रारंभिक वेग कितना है, 4 मीटर। इसको मीटर नहीं लिखता है, रहने देता है, ठीक है, ऐसे ही समझ जाइएगा, ठीक है। और उसके बाद क्या कह रहा है कि 7 मीटर प्रति सेकंड बढ़ता है, बढ़ता है मतलब क्या होता है, वो हो जाएगा क्या, भी बराबर, मतलब अंतिम वेग बराबर कितना हो जाएगा, 7, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग को इतना चीज दिया हुआ था, हम लोग को निकालना क्या है इसमें, तो हम लोग को निकालना है एफ बराबर, मतलब बल बराबर हम लोग को निकालना है, ठीक है। तो उसको निकालने के लिए सबसे पहले आप याद रखिए क्या, तो त्वरण बराबर फॉर्मूला डायरेक्ट लगाइए। तो त्वरण बराबर फॉर्मूला को पता होगा, ए बराबर भी माइनस यू बटे टी। तो ये फार्मूला आया कहाँ से, ये आपको जानना है, ठीक है। तो उसको फार्मूला कैसा है, तो ये फार्मूला आता है क्या, तो गति के संबंध में कुछ समीकरण आता है, उस समीकरण 4 समीकरण आता है, जिसमें से एक समीकरण हम लोग को लिखना है। तो कौन क्या हो जाएगा, तो भी बराबर प्लस 8, ठीक है। इसी से हम लोग क्या निकाले हैं, तो अगर देखिए, तो 80 बराबर हम लोग निकालेंगे तो क्या होगा, भी माइनस यू, ठीक है। तो ए बराबर हम लोग को क्या निकलेगा, तो भी माइनस यू बटे टी, ठीक है। तो ए बराबर हम लोग को निकालना है, हम लोग को निकालना है बल। तो बल निकालने के लिए क्या फॉर्मूला था, तो ए बराबर एम में। तो हम लोग को द्रव्यमान दिया हुआ है और बल निकालना है, ये हम लोग को निकालना है, ठीक है। तो आगे ए इससे निकालेंगे कि ए बराबर पी माइनस यू बटे टी, ठीक है। तो इस पर फॉर्मूला पर बैठा दीजिए। तो यहाँ पर भी बराबर क्या दिया हुआ है, भी बराबर दिया हुआ है 7, माइनस में यू बराबर क्या दिया हुआ है 4, बट्टा में टी बराबर क्या है दिया हुआ है 2 सेकेंड। 2 सेकेंड इसको मैं बैठा देते हैं, इसको बनाएंगे तो क्या हो जाएगा, 7 में से 4 जाएगा तो कितना बचेगा, 3 बचेगा। तो 3/2। तो ए बराबर हम लोग को आ गया। अब इस पर बैठा देते हैं, तो ए बल निकालने के लिए तो द्रव्यमान कितना दिया हुआ है, 5 kg, गुना में क्या हो जाएगा, 3/2, ठीक है। तो 5 का 15 हो जाएगा, 15/2। अगर 2 से इसको हम भागा देंगे तो कितना हो जाएगा, तो 7 दूनों का 14 और एक 5 दूना का 10, ठीक है। तो कितना 7.5 न्यूटन, कितना हो जाएगा, 7.5 न्यूटन इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। 7.5 क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा, इसका क्या है 7.5 इसका आंसर होगा। चलिए आगे चलते हैं, तो अगला पास क्या करा है, 30 नंबर पास करा कि 30 मीटर प्रति सेकेंड के वेग से गतिमान 100 के ग्राम द्रव्यमान की एक क्रिकेट गेंद को एक खिलाड़ी द्वारा 0.05 सेकेंड में रोक दिया जाता है। खिलाड़ी द्वारा लगाया गया औसत बल क्या है, इसका मैं क्या करा है, औसत बल क्या है। तो चलिए क्या क्या चीज़ दिया हुआ है वो हम लोग आगे लिख लेते हैं। तो सबसे पहले क्या दिया हुआ है, प्रारंभिक वेग दिया हुआ है, ठीक है। तो यू बराबर हमको दिया कितना 30, ठीक है। उसके बाद क्या है, उसके बाद द्रव्यमान हम लोग को दिया हुआ है, ठीक है। तो एम बराबर कितना दिया है 100, ठीक है। उसी प्रकार से टी बराबर हम लोग को दिया है, टी बराबर कितना है 0.05, ठीक है। टी बराबर दिया हुआ है। अच्छा उसके बाद हमको निकालना क्या है, इसको मैं तो निकालना है क्या थी, बल, औसत बल, ठीक है। तो औसत बल निकालने के लिए हम लोग को निकालना है औसत बल। तो औसत बल के लिए एक फार्मूला लगता है, ठीक है। तो औसत बल का फार्मूला आप लोग याद रखिएगा। तो औसत बल का फार्मूला क्या होता है, यहाँ पर लिख देते हैं, औसत बल बराबर होता है आवेग बटे, आवेग बटा क्या हो जाएगा, समय, समय मतलब टी, ठीक है, टी लिख देते हैं। तो आवेग हम लोग को आगे निकालना होता है, आवेग बराबर फॉर्मूला के लगाते हैं। तो आवेग बराबर क्या होता है, आवेग बराबर क्या होता है, तो एम, एम इंटू भी माइनस यू, मतलब क्या होता है कि द्रव्यमान गुने प्रारंभिक वेग माइनस, सॉरी अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग, ठीक है। क्या हो जाएगा, द्रव्यमान गुने अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग, ठीक है। तो चलिए निकालते हैं द्रव्यमान। तो द्रव्यमान मेरा दिया हुआ है, तो द्रव्यमान कितना है, तो देखिए ग्राम है, द्रव्यमान जो है वो किस चीज में है, तो द्रव्यमान में ग्राम में दिया हुआ है। इसको किलोग्राम में चेंज किया, किलोग्राम में चेंज करने के लिए क्या होता है, हज़ार से भागा दियागा, ठीक है। क्या हो जाएगा, 1000 से भागा दियागा। तो 100/1000 करेंगे, तो एक जीरो से एक जीरो, एक जीरो से एक जीरो, तो क्या हो जाएगा, एक जीरो बचा तो 1, क्या हो जाएगा 0.1, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे 0.1, गुना में भी का मान हम लोग को जीरो लिख लेंगे क्योंकि दिया हुआ नहीं है, तो इसलिए जीरो हो जाएगा, ठीक है। प्रारंभिक वेग दिया हुआ है तो -30, ठीक है। क्या हो जाएगा -30, ठीक है। तो उसी प्रकार से अगर आगे बढ़ाते हैं, कितना हो जाएगा 0.1 गुना माइनस, इसको अगर गुना करते हैं तो पॉइंट हटाएंगे तो नीचे जीरो, एक जीरो से एक जीरो कट जाएगा, तो कितना होगा -3, क्या हो जाएगा -3 आ जाएगा, ठीक है। और इसके बाद अगर देखिए क्या निकला है, आवेग निकल गया। तो यहाँ हम लोग आवेग बैठा देते हैं, तो क्या होता है -3 बटे समय कितना दिया, तो 0.05, ठीक है। तो पॉइंट हटाएंगे तो ऊपर क्या होगा, जीरो बैठ जाएगा, वहाँ से काटेंगे तो 6 में कट जाएगा, तो कितना हो जाएगा, तो जो औसत बल निकला वो कितना निकल गया, तो 6 और पर माइनस में क्या हो जाएगा,
माइनस में 6 और ये देखिए जीरो है, जीरो बढ़ा देंगे कितना हो जाएगा -60 न्यूटन। औसत बल कितना निकल गया, तो -60 न्यूटन निकल गया। ठीक है, तो -60 कहाँ है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा, -60 न्यूटन इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। तो अगला प्रश्न क्या कह रहा है, अगला प्रश्न कह रहा है कि एक 2 केजी की वस्तु 4 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर के त्वरण से गति कर रहा है, तो इस पर लगने वाला कुल बल क्या होगा। ठीक है, तो यहाँ सिर्फ बल निकालना था। पहले क्या दिया हुआ है इसको देख लेते हैं। तो हम लोग को दिया हुआ है एम बराबर दिया हुआ है 2 केजी और त्वरण मतलब ए बराबर दिया है 4। तो हम लोग निकाल के आया था ए बराबर एम ए, इसमें डायरेक्ट बैठा देंगे तो 4 गुना 2, सॉरी उल्टे बैठा दिए, द्रव्यमान मेरा आगे दिखाएगा ना। तो यहाँ क्या होगा 2 गुने 4, 4 दूना का कितना होता है 8। तो 8 कहाँ है, तो 8 हो जाएगा यहाँ 8.0 न्यूटन, मतलब बात वही है। ठीक है, तो 8 न्यूटन इसका आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा 8 न्यूटन इसका आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। तो अगला प्रश्न क्या करा, 8 नंबर प्रश्न करा कि 100 केजी द्रव्यमान के एक पिंड की गति 5 सेकंड में 5 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर से सॉरी 5 मीटर प्रति सेकंड से 15 मीटर प्रति सेकंड हो जाती है और उस पर एक समान त्वरण आरोपित होता है। पिंड का आरोपित बल की गणना कीजिए। सेम टू सेम पहले जैसा भी क्वेश्चन ये भी है। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं इसमें क्या क्या दिया हुआ है। तो सबसे पहले हम लोग को क्या दिया हुआ है, एम द्रव्यमान दिया हुआ है कितना होता है 100 केजी। ठीक है, उसके बाद क्या दिया हुआ है, तो प्रारंभिक वेग हम लोग को दिया हुआ है। प्रारंभिक वेग कितना हो जाएगा, तो प्रारंभिक हो जाएगा 5 मीटर प्रति सेकंड। ठीक है, और उसके बाद क्या जाएगा अंतिम वेग भी दिया हुआ है। तो अंतिम वेग क्या था 15 मीटर प्रति सेकंड और टी का मान दिया हुआ है कितना 5 सेकंड। ठीक है, इतना हम लोग को दिया हुआ है। तो फिर वैसे ही निकालेंगे हम लोग। तो हम लोग को निकालना क्या है, तो बल निकालना है। तो बल और क्या था ए बराबर एम ए। ठीक है, तो ए का मान निकालने के लिए हमको फिर से वही सिस्टम लगाना पड़ेगा। क्या, तो पुराना वाला फॉर्मूला हम लोग लगा देंगे डायरेक्ट। क्या होता है वी वी बराबर यू प्लस 80। ठीक है, इसी से हम लोग निकालते हैं। तो वी का मान कितना है 15 बराबर प्रारंभिक वेग 5 प्लस ए का मान हमको निकालना है और टी का मान दिया हुआ है 5। और इसी से हम लोग अगर निकालते हैं तो 15 ये प्लस में जाकर घट जाएगा तो कितना हो जाएगा 10 बराबर 5 ए। अब 5 से क्या हो जाएगा 2 बार में कट जाएगा तो ए बराबर क्या हो जाएगा 2 आ जाएगा। ए बराबर 2 आ गया तो यहाँ बैठा देते हैं। तो ए बराबर एम ए में हम लोग बैठा देते हैं। तो ए बराबर एम ए। ठीक है, तो बल निकालने के लिए एम का मान कितना दिया 100 गुना में ए का मान कितना आया 2, कितना हो जाएगा 200 न्यूटन। क्या हो जाएगा 200 न्यूटन। तो 200 न्यूटन किसका कहाँ आंसर है, ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है 200 न्यूटन। ठीक है, क्या हो जाएगा 200 न्यूटन इसका आंसर हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। तो अगला प्रश्न क्या करा है, अगला प्रश्न कह रहा है कि 20 के किलोग्राम द्रव्यमान वाली वस्तु का 4 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर से त्वरण के साथ स्थानांतरण होता है, उस पर लगने वाले बल की मात्रा का गणना कीजिए। तो सेम टू सेम वही है। तो ए बराबर एम ए, क्योंकि यहाँ देखिए 20 के जी हम लोग का क्या दिया हुआ है एम का मान दिया हुआ है। ठीक है, और ये क्या दिया हुआ है ए का मान दिया हुआ है। तो हम लोग डायरेक्ट बैठा देंगे कितना हो जाएगा 20 गुना 4 बराबर क्या हो जाएगा 4 दूनों का 8 80 न्यूटन। क्या हो जाएगा 80 न्यूटन। तो 80 न्यूटन कहाँ, तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही जगह 80 न्यूटन। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। तो अगला प्रश्न क्या करा कि जब 100 न्यूटन का एक बल 50 केजी द्रव्यमान की एक वस्तु पर लगाया जाता है तो उत्पन्न होने वाले त्वरण की गणना कीजिए। हम लोग को त्वरण निकालना है। तो यहाँ क्या दिया हुआ है, यहाँ बल हम लोग को दिया हुआ है और द्रव्यमान दिया हुआ है। तो हम लोग को निकालना क्या है ए निकालना है। ठीक है, ए बराबर हम लोग को निकालना है वाट। तो ए बराबर निकालने के लिए वही फॉर्मूला है ए बराबर एम। ठीक है, तो एफ का मान क्या हो जाएगा, एफ का मान दिया हुआ है हम लोग को कितना 100 बराबर एम का मान कितना दिया हुआ है 50 केजी, तो गुना में ए। तो ए बराबर निकालना है तो 50 दूनों का 100। तो ए बराबर क्या हो जाएगा 2। ए बराबर कितना हो जाएगा 2 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। ठीक है, तो 2 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर कहाँ है, तो यहाँ है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा 2 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। ठीक है, चलिए तो हम लोग अगले पास के चलते हैं। तो अगला पास क्या करा है, पहला नंबर करा कि रेडियो सक्रियता का आविष्कार किसने किया था। तो रेडियो सक्रियता का आविष्कार किसने किया था। ऑप्शन नंबर ए करा मैक्स प्लैंक, बी कह रहा है जेम्स क्लार्क एक्सवेल, हेनरी बेकुरल या हेनरी चार्टज। तो आप लोग को पता है कि रेडियो सक्रिय का खोज किसने किया था, तो हेनरी बेकुरल के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा किया गया था, तो हेनरी बेकुरल के द्वारा किया गया था। ठीक है, क्या कहा गया था, हेनरी बेकुरल के द्वारा किया गया था। रेडियो सक्रिय पदार्थ होता कुछ है, तो किसी पदार्थ में स्वतः ही किरणें उत्सर्जित होते रहते हैं। इस घटना को क्या कहते हैं, तो रेडियो एक्टिवता कहते हैं। ठीक है, इसकी खोज सर्वप्रथम फ्रांसीसी वैज्ञानिक हेनरी बेकरल ने किया था। प्रमुख रेडियो एक्टिव तत्व हैं जैसे कौन कौन है, तो वो होता है यूरेनियम, थोरियम, पोलोनियम, प्लूटोनियम आदि। ठीक है, क्या है, तो यूरेनियम, थोरियम, पोलोनियम, प्लूटोनियम इत्यादि। ठीक है, पियरे क्यूरी तथा मैडम क्यूरी के बाद में अत्यंत महत्वपूर्ण रेडियो एक्टिव तत्व रेडियम की खोज किया गया था। खोज किया गया था, तो रेडियम भी एक रेडियो एक्टिव पदार्थ है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। तो अगला प्रश्न क्या करा, अगला प्रश्न करा कि पिंच ब्लेड किससे संबंधित है। पिंच ब्लेड किससे संबंधित है,
क्लिंच ब्लेड किससे संबंधित है? तो ये संबंधित है यूरेनियम से। किससे संबंधित है? तो यूरेनियम से संबंधित है। तो यूरेनियम क्या है? तो रेडियोधर्मी यूरेनियम खनिज और अयस्क है। ठीक है, क्या है? तो यूरेनियम का ये कुछ है, अयस्क है। क्या है? तो यूरेनियम का अयस्क कुछ होता है, तो पिंच ब्लेड होता है। ठीक है, और यूरेनियम क्या है? तो रेडियो एक्टिव पदार्थ है। क्या है? यूरेनियम क्या है? तो रेडियो एक्टिव पदार्थ है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। तो अगला प्रश्न क्या करा कि परमाणु बलों के सिद्धांत की खोज किसने किया था? परमाणु बलों के सिद्धांत की खोज किसने किया था, ये बात पूछ रहा है। ठीक है, तो परमाणु बलों के सिद्धांत की खोज किसने किया था? तो ये किया था हिदेकी युकावा। किसके द्वारा? हिदेकी युकावा के द्वारा। ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। ठीक है, हिदेकी युकावा के द्वारा इसकी खोज किया गया था। किसके द्वारा? तो हिदेकी युकावा के द्वारा खोजा गया था। ठीक है, हिदेकी युकावा ने कुछ खोजा था, परमाणु बल सिद्धांत खोजा था। ठीक है, उसके बाद आगे चलते हैं। तो एस एन बोस है ये, एस एन बोस जो है वो, उन्होंने क्या खोज किया था? तो बोसॉन कण को, जो बोसॉन कण का खोज किया था। बोसॉन बोसॉन कण। ठीक है, किसके खोज किया था? तो बोसॉन कण का खोज किया था। तो जेसी बोस के द्वारा क्या खोजा गया था? तो क्रेस्कोग्राफ खोजा गया था। कुछ क्रेस्कोग्राफ। ठीक है, क्या खोजा गया था? क्रेस्कोग्राफ खोजा गया था। और जेजे थॉम्सन को पता ही है कि जेजे थॉम्सन के द्वारा क्या खोजा था? इलेक्ट्रॉन की खोज किया गया था। जेजे थॉम्सन के साथ इलेक्ट्रॉन की खोज किया था। चलिए आगे चलते हैं। तो अगला प्रश्न क्या करा? अगला प्रश्न करा कि एक रेडियोधर्मी धातु जो केंद्रित ऊर्जा का एक प्रचुर स्रोत है, केंद्रित ऊर्जा का एक प्रचुर स्रोत है, और 1789 में खोजी गई की गई थी, जिसकी परमाणु संख्या 92 है। मतलब 1789 ईस्वी में किसकी खोज किया गया था जिसकी परमाणु संख्या 92 है? ठीक है, तो परमाणु संख्या 92 किसकी है? तो ये हो जाएगा, आपको पता है कि इसमें ऑप्शन नंबर डी। इसको ऑप्शन से भी मार सकते हैं। सोना एक्टिव पदार्थ नहीं है, तो रेडोम भी नहीं है, और सिलिकॉन भी नहीं होगा। तो यहाँ क्या होता है? यूरेनियम की खोज किया गया था 1789 ईस्वी में। अच्छा, था यूरेनियम का अयस्क क्या है? तो पिंच ब्लेड है। याद 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 रखिएगा कि यूरेनियम का अयस्क क्या होता है? तो पिंच ब्लेड होता है। ठीक है, यूरेनियम क्या है? तो रेडियोधर्मी पदार्थ होता है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। तो अगला प्रश्न क्या करा? अच्छा, इसमें एक चीज़ याद रखिएगा, ये चीज़ बहुत बार पूछता है। ठीक है, यूरेनियम का जो परमाणु भार होता है वो कितना होता है? ठीक है, तो परमाणु भार मतलब कितना हो जाता है? तो याद रखिएगा, 238.03। ठीक है, क्या होता है? 238 और .03। इसको याद रखिएगा, ये बहुत जरूरी होता है। ठीक है, ये पूछ देता है बहुत बार। चलिए आगे चलते हैं। तो अगला बस क्या करा? अगला बस कह रहा है कि परमाणु के भीतर न्यूट्रॉन द्वारा प्रोटॉन पर आरोपित बल कहलाता है। परमाणु के भीतर न्यूट्रॉन द्वारा प्रोटॉन पर आरोपित बल कहलाता है। क्या कहलाता है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, नाभिकीय बल। क्या कहलाता है? नाभिकीय बल कहलाता है। परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन के बीच लगने वाला बल को नाभिकीय बल कहा जाता है। ठीक है, क्या कह रहा है कि नाभिक में उपस्थित प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन के बीच लगने वाला बल को क्या कहता है? नाभिकीय बल कहा जाता है। ठीक है, इसमें आगे दिया हुआ कि विद्युत स्थैतिक बल। विद्युत स्थैतिक बल क्या है? तो दो स्थिर बिंदु आवेशों के मध्य लगने वाले बल को विद्युत स्थैतिक बल कहा जाता है। मैंने दो स्थिर बिंदुओं के बीच दो स्थिर बिंदु आवेशों के मध्य लगने वाले बल को क्या कहते हैं? तो विद्युत स्थैतिक बल कहा जाता है। गुरुत्वाकर्षण बल आपको पता ही है कि किसको कहते हैं। और ज्वारीय बल जो क्या होता है? वो कहता है कि एक वस्तु अपने गुरुत्वाकर्षण से किसी दूसरी वस्तु पर स्थित अलग अलग स्थानों पर अलग अलग स्तर से लगती है। जैसे पृथ्वी पर समुद्र में ज्वार भाटा चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण बल के प्रभाव के कारण होता है, उसी को क्या कहते हैं? ज्वारीय बल कहते हैं। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। तो अगला बस क्या करा? निम्नलिखित में से किसका प्रयोग नाभिकीय रिएक्टर में विखंडनीय ईंधन के रूप में किया जाता है? नाभिकीय रिएक्टर के विखंडनीय ईंधन के रूप में किया जाता है। तो नाभिक रिएक्टर में किसका प्रयोग किया जाता है? इसका आंसर आपको पता होगा कि इसका जो जब कुछ कहते हैं नाभिकीय रिएक्टर में विखंडन ईंधन के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है? तो ये किया जाता है यूरेनियम 235 का प्रयोग किया। किसका किया जाता है? तो यूरेनियम 235 का प्रयोग किया जाता है। नाभिकीय रिएक्टर में विखंडनीय ईंधन के रूप में यूरेनियम 235 का प्रयोग होता है। 17 नंबर कह रहा है कि इनमें से किसका उपयोग कैंसर के उपचार में किया जाता है? इनमें से किसका उपयोग कैंसर के उपचार में किया जाता है? ठीक है, तो इनमें से किसका उपयोग है जो कैंसर के उपचार में किया जाता है? तो आप लोग को पता होना चाहिए कि इसका आंसर क्या हो जाएगा। इसका आंसर हो जाएगा क्वाल्ट के समस्थानिका। ठीक है, क्वाल्ट के समस्थानिका होगा CO60 मैंने क्या हो जाएगा? CO60 मैंने क्वाल्ट 60 क्या होता है? क्वाल्ट 60 का प्रयोग किया जाता है, जिसमें क्या होता है? गामा किरण सर्जित होता है। क्या होता है? गामा किरण सर्जित होता है। क्वाल्ट 60 का प्रयोग किया जाता है कैंसर के उपचार के लिए। किसके लिए? कैंसर के उपचार के लिए क्वाल्ट 60 का प्रयोग किया जाता है। चलिए कुछ जान जाते सब है। क्वाल्ट 60 का प्रयोग रक्त कैंसर या ल्यूकीमिया के उपचार में भी किया जाता है। यह क्वाल्ट का मानक निर्मित समस्थानिक है। इसमें रेडियो एक्टिव गुण पाए जाते हैं। रक्त कैंसर, श्वेत रक्त कनिकाएं की
संख्या में असामान्य वृद्धि होने से होता है, जिसमें ल्यूकीमिया भी कहा जाता है। ठीक है, क्या कहता है? ल्यूकीमिया कहा जाता है। क्वाड 60 गामा किरणों का उत्सर्जन करता है, यही कारण है कि इसका उपयोग रक्त कैंसर रोग के उपचार के लिए किया जाता है। ठीक है, गामा किरण का उत्सर्जन कर रहा है, इसलिए क्या होता है? रक्त कैंसर में इसका उपयोग किया जाता है। चलिए आगे चलते हैं। तो अगला प्रश्न क्या कर रहा है? प्रोस्टेटिक अस्थि कैंसर के उपचार के लिए किस रेडियो आइसोटोप का उपयोग किया जाता है? तो किसका उपयोग किया जाता है? किस समस्या का उपयोग किया जाता है मेटास्टेटिक अस्थि कैंसर के उपचार के लिए? तो किसका किया जाता है? रक्त कैंसर क्या होगा? तो क्वाल्ट 60। ठीक है, ठीक है, रक्त कैंसर में क्या होगा? तो क्वाल्ट 60। लेकिन इसका क्या हो जाएगा? मेटास्टेटिक अस्थि कैंसर में किसका हो जाएगा? तो ये हो जाएगा स्ट्रोंटियम 89। ऑप्शन नंबर बी, स्ट्रोंटियम 89। किसका प्रयोग था? स्ट्रोंटियम 89। ये क्वेश्चन एनटीपीसी में पूछा गया 2021 में। ठीक है, एनटीपीसी के 2021 में पूछा गया स्ट्रोंटियम 89। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। तो अगले प्रश्न की ओर। परमाणु हथियार में उपयोग किए जाने वाले सबसे सामान्य समस्थानिक है। परमाणु हथियार में उपयोग किए जाने वाले सबसे समान समस्थानिक कौन सा है, ये आपको बताना है। तो परमाणु हथियार में किसका प्रयोग किया जाता है? आप लोग सबको पता है कि किसका प्रयोग किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए, यूरेनियम और प्लूटोनियम को। किसका? यूरेनियम और प्लूटोनियम का। अच्छा, मान लेते क्या? तो यूरेनियम 235 और प्लूटोनियम 239। किसका? तो यूरेनियम 235 और प्लूटोनियम 239 का उपयोग किया जाता है। ठीक है, परमाणु बम नाभिक विखंडन पर आधारित होता है। जो परमाणु बम होता है नाभिक विखंडन पर आधारित होता है। इसके लिए परमाणु के केंद्र में न्यूट्रॉन से प्रहार किया जाता है और इससे बहुत अधिक ऊर्जा निकलती है। परमाणु बम की अनियंत्रित श्रृंखला क्रियाओं के परिणाम स्वरूप भीषण प्रचंडता के साथ परमाणु का विस्फोट होता है। ठीक है, मतलब भीषण प्रचंडता के साथ परमाणु का विस्फोट होता है। चलिए आगे चलते हैं। तो अगला प्रश्न क्या है? निम्न में से किस तत्व में इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की प्रवृत्ति अपेक्षाकृत अधिक होता है? निम्न में से किस तत्व में इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की प्रवृत्ति अपेक्षाकृत अधिक होता है? तो किसमें होता है? ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फ्लोरीन या फिर कार्बन? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। तो फ्लोरीन का परमाणु संख्या कितना होता है? तो फ्लोरीन का परमाणु संख्या होता है 9। ठीक है, कितना होता है? 9 होता है। तो 9 को हम लोग तोड़िए तो 2, ठीक है, और 7। क्या हो रहा है? 2 और 7। ठीक है, तो क्या करें? इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की प्रवृत्ति अपेक्षाकृत अधिक होता है। तो किसे 8 से कितना कम है? तो 1 कम है। क्या था? 1 कम है। इसलिए इसमें अष्टक पुराने के लिए इलेक्ट्रॉन ग्रहण के लिए अधिक ताकत लगाता है। ठीक है, चलिए अगले पास की चलते हैं। तो अगला पास क्या करा है? अगला प्रश्न से हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो अगला प्रश्न 21 नंबर करा है कि एक नवजात बालिका की कोशिकाओं में गुणसूत्र का कौन सा संयोजन होता है? ठीक है, यहाँ पर आप ध्यान दीजिएगा कि क्या हो जाएगा। यहाँ बोल रहा है बालिका। क्या बोल रहा है? बालिका में कौन सा होगा ये बताना है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो बालिका में हम लोग जाते हैं कि कितना होता है? हर एक में कितना होता है? 46। ठीक है, अगर लड़की है तो उसको में लास्ट कितना होगा? एक्स एक्स। तो 44 प्लस एक्स एक्स। ठीक है, तो 44 प्लस एक्स एक्स कहाँ है? तो ऑप्शन नंबर ए, 44 प्लस एक्स एक्स। ठीक है, क्या होता है? 44 प्लस एक्स एक्स। ठीक है, चलिए अगर लड़का वो पूछ दे, बालक में पूछ दे, तो बालक में क्या होगा? बालक में अगर पूछ दे तो बालक में हो जाएगा 44 प्लस एक्स वाई। ठीक है, 44 प्लस एक्स वाई हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। तो अगले पास की ओर। तो अगला पास क्या करा है? अगला पास कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य है? निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य है? मतलब हम लोग को इसमें सत्य कथन को चुनना है। ठीक है, तो चलिए पहले नंबर से हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो ऑप्शन नंबर ये कह रहा है कि टीडो तथा कुछ अन्य कीटों के नरों में सिर्फ 4 लिंग गुणसूत्र मतलब सेक्स क्रोमोसोम होता है। तो टीडो में चार ही, चार, जिसमें इसमें क्या कह रहा है? टीडो के नरों में, ठीक है, तो सिर्फ 4 ही गुणसूत्र होता है। तो ऐसा नहीं है, 4 गुणसूत्र, सिर्फ 4 गुणसूत्र नहीं होता है। ठीक है, क्योंकि टीडो का जो नरों में कितना होता है? तो 23 गुणसूत्र पाया जाता है। कितना पाया जाता है? तो 23 गुणसूत्र पाया जाता है। किसी अगला पूछते हैं बी नंबर क्या करा है कि किसी नर में एक एक्स गुणसूत्र और 2 वाई गुणसूत्र होते हैं? तो नहीं, दोनों क्या होता है? एक्स एक ही होता है और वाई भी एक ही होता है। इसमें 2 नहीं होता है वाई। ठीक है, चलिए तो ये क्या हो जाएगा? ये भी गलत हो जाएगा। अगला क्या करा कि मानवों में 46 गुणसूत्र होते हैं। ये तो सही कि मानव में 46 गुणसूत्र होते हैं, जिसमें से 42 मतलब 21 जोड़े अलिंगिक। नहीं, ये गलती हो जाएगा। ठीक है, 42 नहीं होगा। ठीक है, कितना होगा? 44, मतलब 22 जोड़ा क्या होता है? अलिंगीय गुणसूत्र होता है। ठीक है, लिंग गुणसूत्र कितना होता है? तो अंतिम का 2 होता है, एक्स एक्स या एक्स वाई। ठीक है,
क्या होता है। फिर अगला कह रहा है डी नंबर कि द्विगुणित जीव जिसमें लिंग अलग अलग होता है कि द्विगुणित कोशिकाओं में गुणसूत्रों का एक विशेष जोड़ा होता है जो लिंग का निर्धारण करता है और इन्हें ही लिंग गुणसूत्र कहते हैं। तो ये बात सही हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, सही जगह, बाकी सब क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। तो अगला प्रश्न क्या करा, अगला प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। आपको एक बार क्या कहना है, कौन सा कथन सत्य है, ये हम लोग को बताना है। ठीक है, तो चलिए हम लोग पढ़ते हैं, देखते हैं कि कौन सा सत्य है। मानव में 46 गुणसूत्र पाए जाते हैं जिनमें से 42, देखिए पहले से 42 नहीं 44 होगा। ठीक है, ऑटोसोम और 4 लिंग गुणसूत्र, 4 नहीं 2 लिंग गुणसूत्र होते हैं। कितना होता है, 2। ठीक है, एक्सेस या एक्स वाई। चलिए आगे चलते हैं। तो अगला क्या करा है कि जेनेटिक शब्द जेडी वाटसन द्वारा 1906 ईस्वी में दिया गया था। जेनेटिक शब्द जेडी वाटसन द्वारा 1906 ईस्वी में दिया गया था। तो नहीं, ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। ठीक है, ये भी क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। जेनेटिक शब्द जो दिया था 1905 ईस्वी में दिया था, जैसे 1905 ईस्वी में, और किसने दिया था, तो विलियम विलियम बेटसन के द्वारा दिया गया था। किसके द्वारा, बेटसन, विलियम बेटसन के द्वारा दिया गया था जेनेटिक शब्द। ठीक है, तो ये भी क्या होगा, गलत हो जाएगा। अगला कह रहा है कि मेंडल पहले वैज्ञानिक थे जिन्होंने जीन को आनुवंशिकता के रूप में 1886 ईस्वी में देखा था। ठीक है, तो क्या कहता है, मेंडल पहले वैज्ञानिक थे जिन्होंने जीन को आनुवंशिकता के रूप में 1986 ईस्वी में देखा था। तो ये भी गलत होगा कि नहीं, ये भी नहीं हो जाएगा, ये भी गलत हो जाएगा। ठीक है, इसमें क्या करा कि मेंडल जो थे वो जीन की तो खोज किए थे, लेकिन उनका उसका नाम क्या रखे थे, कारक, क्या रखे थे, कारक मैंने फैक्टर रखे थे नाम, इसका नाम। ठीक है, लेकिन इसको नाम जो दिए थे, ये दिए थे डेनिस वैज्ञानिक थे विल्हेम जोहानसन, किसके द्वारा, विल्हेम जोहानसन के द्वारा जीन नाम दिया गया था इसको। ठीक है, तो 1909 में, और इन्होंने जब कारक नाम दिए थे तो 1966 में दिया था। ठीक है, ठीक है, लेकिन ये इसको में क्या हो जाएगा, ये भी क्या होगा, गलत हो जाएगा। जीन नाम जो दिया था वो किसने दिया था, तो ये दिया था विल्हेम जोहानसन के द्वारा दिया था। किसके द्वारा था, जोहानसन के द्वारा दिया गया था। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। तो डी नंबर क्या कह रहा है कि एक डीएनए अणु दो पॉलीन्यूक्लियोटाइड रज्जु को रज्जु कोण जैसे एक घुमावदार सीढ़ी का बना होता है। तो ये बात सही है। ठीक है, ठीक है, आप लोग डीएनए का संरचना देखेंगे तो सेम टू सेम वैसा ही रहेगा, घुमावदार रज्जु कोण और घुमावदार रहता है। ठीक है, तो चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। तो अगला प्रश्न क्या कह रहा है, अगला प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही या गलत है। कौन सा कथन सही या गलत है, ऑप्शन के अनुसार देना है कि कौन सा सही या कौन सा गलत है। तो ऑप्शन नंबर ए से हम लोग स्टार्ट करते हैं। ऑप्शन नंबर ए कह रहा है कि मटर का पौधा मेंडल द्वारा कार्य करने के लिए चुना गया था। तो मटर का जो पौधा था मेंडल द्वारा कार्य करने के लिए चुना गया था। ये क्वेश्चन ये ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर ए क्या कर ए जो होगा वो क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक है, मटर का पौधा मेंडल द्वारा कार्य करने के लिए चुना गया था। ठीक है, ये तो बात सभी को पता है। फिर बी कह रहा है कि गुणसूत्र कारक का वाहक होता है। तो ये भी सही है, गुणसूत्र जो है वो कारक का वाहक होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी कह रहा है कि मानव अंग में भुजाएं पक्षियों के पंखों के अनुरूप होता है। मानव अंग में भुजाएं जो है वो पक्षियों के अंगों के अनुरूप होता है। तो नहीं, ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। ठीक है, तो हम लोग चुनते हैं कि ए और बी सही है और सी गलत है। तो ए सही है, नहीं बी सही है। केवल कथन ए और बी सही है और सी गलत है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा, केवल ए बी और बी सही है और सी क्या होगा, गलत है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। तो अगला प्रश्न क्या कर रहा है, अगला प्रश्न कर रहा है अनुवांशिक लक्षणों के जीन समूहों को कहते हैं। अनुवांशिक लक्षणों के जीन समूहों को कहते हैं, क्या कहते हैं, अनुवांशिक लक्षण के जीन समूह को क्या कहा जाता है, क्या कहा जाता है, जीनोटाइप, क्या कहा जाता है, जीनोटाइप कहा जाता है। अनुवांशिक लक्षणों के जीन समूह को क्या कहता है, जीनोटाइप कहा जाता है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। तो अगला प्रश्न क्या कर रहा है, अगला प्रश्न कह रहा है कि लैंगिक प्रजनन में रिक्त स्थान के या का रिक्त स्थान शामिल होता है। ठीक है, तो लैंगिक प्रजनन में क्या क्या शामिल होता है ये पूछ रहा है। ठीक है, तो लैंगिक प्रजनन में क्या क्या शामिल होता है, तो यहाँ पर लैंगिक प्रजनन, तो लैंगिक प्रजनन में क्या होगा, समान लिंग नहीं होगा, समान लिंग नहीं होगा। ठीक है, विपरीत लिंग होगा लेकिन एक जनक होगा। विपरीत लिंग एक जनक होगा, नहीं एक जनक भी नहीं होगा। विपरीत लिंगों में दो जनक, ये सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, विपरीत लिंग लेकिन दो जनक। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। तो अगला प्रश्न क्या करा, अगला प्रश्न कह रहा है किस प्रकार का पुनर्जनन अधिक विविधता ला सकता है, किस प्रकार का पुनर्जनन अधिक विविधता ला सकता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा,
तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, लैंगिक जनन। लैंगिक जनन जो होता है लैंगिक जनन की प्रक्रिया द्वारा उत्पन्न जीवों में विविधता अधिक पाई जाती है, क्योंकि इसमें युग्मनज के निर्माण में भाग लेने वाले दो युग्मक अलग अलग संतति के आते हैं। ठीक है, क्या होता है, अलग अलग संतति के रहते हैं इसलिए। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। तो अगला प्रश्न क्या करा, अगला प्रश्न करा कि रिक्त स्थान प्रयोगों में गुणों की विरासत को एक पीढ़ी से अगली पीढ़ी में ले जाने के लिए तंत्र द्वारा करते हैं। क्वेश्चन बोल रहा है कि रिक्त स्थान के प्रयोग हमें गुणों की विरासत को एक पीढ़ी से अगली पीढ़ी में ले जाने के लिए तंत्र प्रदान करते हैं। तो कौन सा तंत्र प्रदान करता है? तो मेंडल के द्वारा दिया गया था क्या? तो मेंडल के प्रयोग जो हुआ था उसमें हमें इसके बारे में पता लगा था। चलिए आगे चलते हैं। तो अगला प्रश्न क्या करा कि प्रजातियों में जीवित रहने का लाभ प्रदान कर सकता है अथवा केवल अनुवांशिक क्रम में योगदान प्रदान कर सकता है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, परिवर्तन। ठीक है, क्या हो जाएगा? परिवर्तन। प्रजातियों में परिवर्तन जीवित रहने का लाभ प्रदान कर सकता है। ठीक है, परिवर्तन जो है जीवित रहने का लाभ प्रदान कर सकता है अथवा केवल अनुवांशिक क्रम में योगदान प्रदान भी कर सकता है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। तो अगला प्रश्न क्या करा, और आज के लिए लास्ट प्रश्न है, निम्नलिखित रोगों में से कौन सा एक अनुवांशिक विकार है? निम्नलिखित रोगों में से कौन सा एक अनुवांशिक विकार है, मतलब अनुवांशिक रोग है, कौन है ये बताना है। ठीक है, इसका आंसर क्या हो जाएगा? रतौंधी अनुवांशिक नहीं है, एनीमिया भी नहीं है, कैंसर भी नहीं है। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा, थैलेसीमिया। क्या होता है? थैलेसीमिया एक अनुवांशिक विकार है। ये बच्चों को माता पिता के अनुवांशिक तौर पर मिलने वाला रक्त रोग है। बच्चों को जो माता पिता से मिलने वाला एक रक्त रोग है ये। ठीक है, थैलेसीमिया जो है क्या है? अनुवांशिक रोग है। क्या है? थैलेसीमिया एक अनुवांशिक रोग है, ये याद रखिएगा। तो आज के लिए बस इतना ही। अब पढ़ते रहिए। अगर कोई दिक्कत हो तो कमेंट जरूर कीजिए। अगर वीडियो अच्छा लगे तो दूसरों को शेयर कीजिए। और इसमें ध्यान दीजिएगा कि ये सारे प्रश्न साइंस के और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लिए गए हैं। ठीक है, तो इसे आप जरूर देखें और जरूर बनाकर देखें। ठीक है, क्योंकि बहुत जरूरी है, प्रीवियस ईयर को रिवाइज करना बहुत जरूरी होता है। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।